हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर बीएससी स्टडी बाय गोविंद। कक्षा 9 विज्ञान परमाणु की संरचना अध्याय के अंतर्गत हमने अध्याय की व्याख्या पढ़ ली थी। आज की इस क्लास में हम इसके जो पाठ के भीतर प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उन प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इसके चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ ले। ठीक है, तो ताकि आपको ये जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, कैनाल किरणें क्या है। कैनाल किरणें क्या है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि कैनाल किरणें क्या थी। तो कैनाल किरणें क्या है, धनावेशित विकिरणें थी। तो हम लिखेंगे कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण है जो प्रोटॉनों से मिलकर बनी होती है। किन से मिलकर बनी होती है? प्रोटॉनों से मिलकर बनी होती है। प्रोटॉनों से मिलकर बनी होती है। इनकी खोज 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, जिन्होंने प्रोटॉन की भी खोज की थी। इनकी खोज 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो ये कैनाल किरणें का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक परमाणु में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं, ये हमें पूछा है कि एक परमाणु है, उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसमें कोई आवेश होगा अथवा नहीं होगा। तो देखो, हमें पता है कि प्रोटॉन पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो हम लिखेंगे प्रोटॉन पर जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है वो बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन पर होता है और प्रोटॉन पर होता है +19। यानी दोनों मात्रा में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जब किसी परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और वो परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा। तो उसमें कोई आवेश नहीं होगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसमें कोई आवेश नहीं होगा। अतः परमाणु कैसा होगा, विद्युत उदासीन होगा। अतः परमाणु विद्युत उदासीन होगा। क्या होगा, विद्युत उदासीन होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। आगे, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी परमाणु जो उदासीन है, इस बात को थॉमसन ने कैसे समझाया था, इस बात को हमें यहाँ पर क्या करना है, समझाना है। ठीक है, तो हमें पता है कि थॉमसन ने क्या कहा था कि परमाणु में जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश है वो परिमाण में कैसे होते हैं, समान होते हैं।
इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। थॉमसन के मॉडल के आधार पर, थॉमसन के मॉडल के आधार पर परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। ठीक है, और जब वो परिमाण में समाप है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अतः परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। अतः परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया हुआ है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। तो परमाणु के नाभिक में कौन सा कण विद्यमान होता है रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन यानी धनात्मक आवेशित कण विद्यमान होते हैं। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, रदरफोर्ड के अनुसार या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन जो कैसे होते हैं, धनात्मक आवेशित कण होते हैं, धनात्मक आवेशित कण विद्यमान होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। कितनी कक्षाओं वाले, 3 कक्षाओं वाले। तो देखें 3 कक्षा का मतलब कौन सा है कि कक्षा के, एल और एम तीनों कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब 3 कक्षा होनी चाहिए, यानी कि कितने हमें गोल घेरे बनाने पड़ेंगे, 3। ठीक है, तो देखो मैं, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा, अब हाथ से बना रहा हूँ तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है भाई, ये तीसरी कक्षा हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 3 कक्षा वाले का उदाहरण क्या ले रहा हूँ, सोडियम ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसका विन्यास कैसे हो जाएगा, 2, 8 और 1। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, के कक्षा में 2 होंगे, एल कक्षा में 8 होंगे और एम कक्षा में कितना होगा, 1, के एल एम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोडियम है। ठीक, इसकी पहली कक्षा ये के कक्षा है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो आप चाहें तो यहाँ पर ये नाभिक बता दे ऐसे। ठीक है, ये नाभिक है, समझ लीजिए ये क्या है, नाभिक है। ठीक है, तो ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, ये लिख बना दिए 2। दूसरी कक्षा में 8 पूरे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये दूसरी कक्षा में। और तीसरी कक्षा में केवल कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम का परमाणविक मॉडल है। ठीक है, या सोडियम की परमाणविक संरचना है। ठीक, तो ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, क्या अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। यानी बोल रहा है कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था सोने की पन्नी के साथ, अगर हम सोने की पन्नी की जगह कोई दूसरी पन्नी ले तो क्या ये प्रयोग संभव है। तो ये प्रयोग संभव नहीं है, हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन
अल्फा कणों का प्रकीर्णन सोने की पन्नी के अलावा किसी अन्य धातु की पन्नी से संभव नहीं है। किसी अन्य धातु की पन्नी से संभव नहीं है, क्योंकि किसी अन्य धातु की धातु की 1000 परमाणु मोटी 1000 परमाणुओं जितनी मोटी पन्नी बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो सोने की पन्नी के अलावा अगर हम किसी दूसरी धातु की पन्नी का प्रयोग करेंगे तो अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन प्रयोग है वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी दूसरी धातु की हम 1000 परमाणुओं की जितनी मोटी परत बनाना संभव नहीं है। ठीक है, चले आगे। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए कि परमाणु में कौन कौन से 3 अपरमाणु कण मौजूद होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि परमाणु में 3 अपरमाणु कण कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है प्रश्न कि हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 परमाणु द्रव्यमान इकाई है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे परमाणु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, परमाणु का द्रव्यमान बराबर 4 परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, और प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं, प्रोटॉन बराबर कितना दिया हुआ है 2। हमें पता है कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है वो किसके बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान के बराबर। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान यानी जेड बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो परमाणु द्रव्यमान हमारे पास कितना है, 4 है, प्रोटॉन कितना 2 है, और हमें न्यूट्रॉन क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जब 2 का पक्षांतरण हो जाएगा इधर, तो 4 - 2, तो न्यूट्रॉन का मान कितना आ जाएगा 2। तो न्यूट्रॉन बराबर 4 - 2 बराबर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। यानी कार्बन परमाणु और सोडियम परमाणु के लिए हमें क्या लिखना है, इसका इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है। तो देखो पहले हम लिखते हैं कार्बन के लिए। तो देखो कार्बन में जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6। यानी उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या हो जाएगा, अतः इलेक्ट्रॉन वितरण, तो इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होगा, 2 और 4। पहली कक्षा में कितने होंगे, 2, तो K बराबर 2 और L बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण। इसी तरह बोल रहा है सोडियम का, तो हम कहेंगे सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11। सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या
बराबर 11। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन वितरण क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 तो k बराबर 2, l बराबर 8 और m बराबर 1। ठीक है, 2, 8 और 1 तो कितने हो गए टोटल 11। ठीक, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, अगर किसी परमाणु का k और l कोष भरा है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखो, अगर k और l कोष भरा है तो k कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2 और l कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर इसका आंसर। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या हो सकते हैं, अतः के प्लस एल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 2 + 8 बराबर 10। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। कि क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम, अब देखो क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम का अगर हमें परमाणु संख्या पता होगी तो हम इनकी संयोजकता आसानी से निकाल देंगे। तो देखो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है 17। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हम लिखेंगे क्लोरीन, जिसको क्या कहते हैं Cl, की परमाणु संख्या बराबर कितनी होती है 17। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 17 होगी। तो हम लिखेंगे अतः इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर कितनी होगी 17। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन वितरण तो इलेक्ट्रॉन वितरण क्या हो जाएगा, देखो k बराबर 2, l बराबर 8 तो 10 तो हो गए और m बराबर कितना हो जाएगा 7। अब देखो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है। तो अगर ये अपने अगर अष्टक को पूरा करना चाहता है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि क्लोरीन को अपने बाह्यतम कक्ष M में अष्टक प्राप्त करने हेतु 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, देखो मैं चित्र से भी समझा देता हूँ इसको। ये पहली कक्षा, ये दूसरी और ये तीसरी। तो देखो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरी कक्षा में कितने हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी कक्षा में कितने हैं 7, 1
2 3 4 5 6 और 7। हमको पता है बोर और बरी के नियमानुसार कि किसी परमाणु की सबसे बाहरतम कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। तब इसके पास 7 तो है। अब अगर ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है तो केवल कितनी आवश्यकता होगी, 1 की। ऐसा तो है नहीं कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। तो ये 7 को दान करने की बजाय क्या करेगा, किसी से एक ग्रहण कर लेगा। तो जैसे ही ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, प्लस का कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, ये क्या कर रहा है, किसी से ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो प्लस का 1 इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। ठीक, इसी तरह हमें आगे किसकी निकालनी है, सल्फर और मैग्नीशियम की। तो देखो निकालते हैं हम। ठीक है, आगे हम सल्फर की निकालते हैं। तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 16। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सल्फर की परमाणु संख्या बराबर 16। ठीक है, और इतनी ही क्या होगी, ठीक है, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी की उतनी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 16। अतः इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या होगा, अतः इलेक्ट्रॉन वितरण, तो इलेक्ट्रॉन वितरण में देखो 16 है, यानी कि K बराबर 2, फिर L बराबर 8 यानी 10, और M बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इस पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए। तो हम कहेंगे देखो ये ऐसे है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी और ये तीसरी। तो तीसरी कक्षा में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 किसी को दान नहीं कर सकता, इसकी बजाय ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा, 2 को ग्रहण कर लेगा। तो 2 को ग्रहण कर रहा है, तो जो ग्रहण करने या दान करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, संयोजकता। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। तो हम लिखेंगे सल्फर को अपना बाहरी अष्टक पूरा करने के लिए, सल्फर को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः इसकी संयोजकता 2 होगी, इसकी संयोजकता 2 होगी। ठीक है, आगे किसका था, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं किसी क्लास में इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। ठीक है, ऐसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फेरस, ऐसे आपको मैं काफ़ी हद तक याद भी करवा दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बनवाऊंगा। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम Mg की परमाणु संख्या बराबर कितनी होती है, 12। बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 12। ठीक है, तो अतः इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होगा, अतः इलेक्ट्रॉन वितरण, तो वो क्या होगा, वो होगा K बराबर 2, L बराबर 8, कितने हो गए, 10, और M बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब इसकी बाहरी कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ये अगर इसको अष्टक पूरा करना चाहें तो और कितने चाहिए, 6। तब 6 तो इसको कोई दान देगा नहीं, तो इसकी बजाय ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी को क्या कर देगा, दान कर देगा। क्या कर देगा, दान कर देगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम को, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, Mg को
अपने अंतिम कक्ष एल में अष्टक प्राप्त करने के लिए एल में अष्टक, क्योंकि जब ये अपनी ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो इसका एल कोष क्या है, एल कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये अपना अष्टक प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो एल में अष्टक प्राप्त करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। चले आगे प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या है और परमाणु का आवेश क्या है। तो देखो हमको पता है कि जो परमाणु में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, तो परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है, वही उसकी परमाणु संख्या होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो मैं यहाँ पर इसका उत्तर लिख लेता हूँ। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या, जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है, परमाणु संख्या होती है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर प्रोटॉन 8 है तो परमाणु की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8। तो हम लिखेंगे अतः परमाणु संख्या बराबर 8, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि परमाणु का आवेश क्या है, तो परमाणु का आवेश बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं, तो एक दूसरे के आवेश को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर जो आवेश का मान होगा वो कैसा होगा, 0, यानी कोई आवेश नहीं होगा, यानी परमाणु उदासीन होगा, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, परमाणु का आवेश बराबर प्रोटॉन की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या भी 8 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है, तो 8 में से 8 गया तो क्या होगा, 0। तो हम लिखेंगे अतः परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, अतः परमाणु पर कोई आवेश नहीं है और परमाणु कैसा है, उदासीन है, और परमाणु उदासीन है, ठीक है। ये पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है, सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की क्या निकालनी है, द्रव्यमान संख्या निकालनी है। मैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ, हमें सारणी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखें, क्या बोला है, पहले ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या प्लस द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या, तो हम लिखेंगे O2 की द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या यानी P प्लस N, प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, 8, तो 8 परमाणु द्रव्यमान इकाई इनका हो जाएगा द्रव्यमान, और इस न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, 8। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, टोटल 16 परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। फिर किसका था, सल्फर का। तो सल्फर की द्रव्यमान संख्या
सल्फर को क्या कहते हैं, एस। तो वही द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन सल्फर में कितने होते हैं, 16। तो 16 परमाणु द्रव्यमान इकाई प्लस 16 तो कितना हो जाएगा, 32 परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 परमाणु द्रव्यमान इकाई, और सल्फर का कितना होता है, 32 परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक, तो ये आपका प्रश्न हो गया। आगे, चिन्ह एच, डी और टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 परमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। कि देखो एच क्या है, तो एच हाइड्रोजन है, डी ड्यूटेरियम है, और टी क्या है, ट्राइटेरियम, जो कि क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होते हैं। तो प्रोटियम, हाइड्रोजन एच का मतलब क्या है, प्रोटियम, ठीक है, या हाइड्रोजन जिसको कहते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। तो देखो प्रोटियम का सूत्र क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले का, प्रोटियम। तो प्रोटियम को कैसे लिखते हैं, 1H1। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होता है, 1 होता है, और इसका द्रव्यमान भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, तो मैं लिख रहा हूँ प्रोटॉन बराबर कितना होगा, 1, क्योंकि देखो परमाणु क्रमांक 1 है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 1, और इसका द्रव्यमान कितना, 1 है, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन का मान 1 है तो न्यूट्रॉन का मान निश्चित रूप से कितना होगा, 0। ठीक है, तो प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 0 है। ठीक, दूसरा क्या है, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम को कैसे लिखते हैं, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम को लिखते हैं 1H2, या फिर क्या लिखते हैं, कैपिटल डी। तो देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना, 1 है, तो प्रोटॉन तो कितना होगा, 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1, क्योंकि यहाँ पर देखो द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2, और वो क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन है तो एक क्या होगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है टाइटेरियम। ठीक है, और टाइटेरियम को कैसे लिखते हैं, 1H3, या फिर क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। तो देखो प्रोटॉन कितना है, 1 है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 3 है, उसमें से 1 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। ठीक है, आगे बोल रहा है समस्थानिक और समभारी के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यानी किसी एक युग्म का हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, एक एक जोड़ेगा। एक उदाहरण समस्थानिक का देना है और एक समभारिक का देना है। ठीक है, तो देखो समस्थानिक, प्रश्न संख्या 2। देखो समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक का मतलब है जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैं ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ C612 और एक ले रहे हैं हम C614। तो देखो दोनों का परमाणु क्रमांक 6 बराबर है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, एक की 12 और एक की 14 है। ठीक है, अब हमें दोनों का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ C612 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पर के कक्ष ले लेता हूँ, यहाँ पर एल। तो देखो यहाँ पर कितना है, 6 है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी 6 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, C614, क्योंकि मैं द्रव्यमान संख्या से लेना देना नहीं होता, हमें इलेक्ट्रॉन से लेना देना होता है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 बराबर है, तो इन वजह से दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, समान होगा। तो इसमें भी क्या होगा, 2 और 4। ठीक है, इसी तरह आगे मैं ले रहा हूँ समभारिक का उदाहरण। तो समभारिक क्या होते हैं, समभारिक का मतलब है जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो समभारिक के उदाहरण में ले रहा हूँ Ca20 और 40, और एक समभारिक है तो ऑर्गन 18 और 40। ठीक है, ये दोनों उदाहरण ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कैल्शियम 2040 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 20 होगी, तो K, L, M और N। ठीक है, तो पहले का कक्षक में 2,
दूसरे में 8, तीसरे में 8, तो 8 दूनी 16 और 2 18, और एन में कितने होंगे 2। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑर्गन है तो 18 AR 40, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 18 है इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में देखो 8 और 2 10, तीसरी में भी कितने हो जाएंगे 8, और चौथी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये ऑर्गन का। ठीक है, तो ये आपके जो पार्ट के भीतर प्रश्न उत्तर दिए हुए थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो क्लास समाप्त करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती रहेगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ में।